नमस्कार साथियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। हम आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अब जो विश्वविद्यालय है वह आपसे यह उम्मीद करती है कि आप लोग अपने आने वाले भविष्य में अनुसंधान करेंगे, तो वह पहले से ही आपको तैयार करना चाहती है ताकि आप अनुसंधान के विषय में जानकारी प्राप्त किए रहिए, जानकारी आपको पहले से ही रहे। अब अनुसंधान क्या होता है, क्यों इसको हमको पढ़ना है, क्यों हमको इसको जानकारी प्राप्त करनी है, क्यों अभी से ही हमको पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों का जो आपका जिज्ञासाएं हैं इन सब की वो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने का काम करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा अनुसंधान। क्या होगा? अनुसंधान, जिसको आप बहुत बार सुने होंगे रिसर्च। कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कहलाता है? ये रिसर्च कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। अब विश्वविद्यालय ये मानती है कि आप किसी भी विषय में अगर स्नातक कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस विषय के विशेषज्ञ बन रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि कोई भी विषय में जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहाँ हमको भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। सपोज करिए कि हम कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, राजनीति पढ़ रहे हैं या ऐसे कोई भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या पाते हैं कि हम हमारे पढ़ाई के दौरान हम पाते हैं कि यह जो बातें कही गई हैं या जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उस पर हमको और काम करना चाहिए। उस पर जो जानकारियाँ हैं उसको और सबके सामने लाई जानी चाहिए। सपोज करिए, मान लो कि हम अध्ययन करें सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता का जो इतिहास लेखन है, जो उसके बारे में इतिहास लिखा जाता है, वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर होता है। अगर उनकी लिपियों को पढ़ पाने में सफलता प्राप्त हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और अच्छे से और विस्तारित तरीके से उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है, या हम कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं जहां पर भी हमको समस्या उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं को समाधान दूर करके हम अपने उस टॉपिक को और रुचिकर बना सकते हैं और प्रासंगिक बना सकते हैं और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आपको बात? फिर समझिए। मतलब अनुसंधान का मतलब होता है कि हमारे सामने अगर कोई समस्या उपस्थित हो रही है, कोई समस्या देखने को मिल रही है, तो उसका हम एक वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत कर सकें। क्यों? क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो आने वाले और लोग होंगे, उनको उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका सामना ना करना पड़े। यही होता है अनुसंधान का मतलब। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया? एक और उदाहरण आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक होता है आपके सामने क्रियात्मक अनुसंधान। बार बार आप नाम सुने होंगे क्रियात्मक अनुसंधान का। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है कि व्यवहारिक जीवन में घटित होने वाली जो भी समस्याएं होती हैं उनका एक तार्किक समाधान प्रस्तुत किया जाता है। सपोज करो, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि आजकल क्लासरूम की समस्याएं होती हैं कि अगर बच्चे किसी भी क्लासरूम में 100 एडमिशन लिए हैं तो वहाँ पर एक आने की समस्याएं होती हैं, और विश्वविद्यालय ने क्या लगा रखा है कि अगर 75% एडमिशन अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको परीक्षा से रोका जा सकता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बालक जो है वो वहाँ पर मतलब इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बालकों की आने की संख्या जो है वो उतनी अच्छी बेहतर नहीं होती है। तो अब इन समस्याओं का पता लगाना, इन समस्याओं को हम दूर करना, क्योंकि जब हम नियम बनाएं, नियम से भी हमको वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? अब इसके लिए एक नया समाधान प्रस्तुत करने का काम करेंगे कि हम देखें कि आखिरकार बालक विद्यालय में क्यों उपस्थित नहीं हो पा रहे, क्या उसके पीछे कारण है? कहीं आर्थिक कारण तो नहीं है, कहीं सामाजिक कारण तो नहीं, मतलब उनके पास पैसा नहीं है कि वो यहाँ पर पहुँच अच्छे से नहीं पहुँच पा रहे हैं। सामाजिक कारण, मान लो कोई लड़कियाँ हैं, उनको आने जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, ये सब कारण नहीं है। तो अगर हम इन समस्याओं को दूर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बालक होंगे वो क्या करेंगे? आसानी से अपने विद्यालय में पहुंच सकेंगे। जो विद्यार्थी हैं वो आसानी से अपने स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसी जो छोटी समस्याएं होती हैं जो व्यवहारिक जीवन संबंधित होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। और हम जब उन समस्याओं को दूर कर देते हैं तो क्या होता है कि वो समस्या दूर हो जाती है। अब जब वो समस्या दूर हो गई तो जाहिर सी बात है कि बच्चे पढ़ने आने लगेंगे। जब बच्चे पढ़ने आने लगेंगे तो उससे क्या होगा? उनको ज्ञान प्राप्त होगा, और वही ज्ञान क्या होगा? हमारे देश के विकास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा भारत देश है, वो ये चाहता है कि अनुसंधान को बहुत बड़ी मात्रा में
बढ़ावा दिया जाए। आपको बता दें कि जो चाइना जैसा देश है वो उसने अनुसंधान पे इतना काम किया है कि वो अपने राष्ट्र की प्रगति को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। किसके दम पर? अनुसंधान के दम पर। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उसका जो विशेष आकर्षण है वो अनुसंधान की तरफ है। अनुसंधान की तरफ क्यों है? क्योंकि अनुसंधान के माध्यम से हम किसी समस्या को आसानी से सुलझा देते हैं, और जब समस्या सुलझ जाती है तो हम जो है आसानी से अपने उद्देश्य पर पहुंच पाते हैं। मान लो कि आपको किसी रास्ते पे जाना है और उस रास्ते पे बहुत सारे आपको कांटे बिछे हुए हैं, और उन कांटों को अगर हम दूर कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा? आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा गंतव्य क्या है? किसी भी देश का गंतव्य क्या होता है? उस देश का विकास, उसको विकसित राष्ट्र बनाना, यही उसका विशेष उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुसंधान को बारंबार बढ़ावा दिया जाता है, और यूजीसी जो है वो इस ओर विशेष प्रयासरत हो रही है। आप आगे जब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप नेट की भी तैयारी करेंगे, उसके साथ आप जेआरएफ की तैयारी करेंगे। जेआरएफ का मतलब क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब कि विश्वविद्यालय आपको रिसर्च करने के लिए जो पैसा देती है, जो आपको स्कॉलरशिप देती है, वो क्यों देती है? ताकि आप अपने रिसर्च को कर सकें। जो भी आपकी रिसर्च में समस्याएं हो रही हैं, जिस समस्या पे आप काम कर रहे हैं, उसको भली भांति कर सके, आपको आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी के अंतर्गत आपको वो फेलोशिप प्रदान करती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी देश का भविष्य किस पर टिका हुआ है? शिक्षा पर टिका हुआ है। और उसी शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया सकता है? अनुसंधान के माध्यम से। मतलब कि जो भी समस्याएं हैं उनको हम अनुसंधान के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए अब जो है यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है वो उसने ये कहा है कि जो है परस्नातक स्तर पर ही विद्यार्थियों को पूरी तरीके से तैयार किया जाए, ताकि जब उनका परस्नातक पूरा हो जाए, जब उनका एमए पूरा हो जाए, तो वो सहज रूप से, आसानी से अपने पीएचडी को पूरा कर सके, वहां पर उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए आप पाएंगे कि आपके लास्ट सेमेस्टर में डिसर्टेशन को, मतलब कि अनुसंधान का एक छोटा रूप है, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं लघु शोध, वो आपको प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि जो अनुसंधान होता है उसकी रूपरेखा आपको अपने लघु शोध या डिसर्टेशन में ही देखने को मिल जाएगी। जब वहाँ पे आप सीख जाएंगे कैसे डिसर्टेशन होता है, उसके बाद आप जो है जब कभी भी अपना रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। तो अभी जो आपके इस सेमेस्टर में है वो ये आपको बताना चाहती है कि आप अनुसंधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास समय बहुत कम है, आपकी परीक्षा बेहद नज़दीक है, तो यहाँ हम छोटे रूप में, एक सूक्ष्म अवलोकन के रूप में यहाँ आपको सामान्य जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ क्या है। एक आध परिभाषा आपको लिखा देंगे, थोड़ा सा इसके प्रकार बता देंगे, इसकी विशेषताएं बता देंगे, यहीं पर अपने टॉपिक को समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो अर्थ है वो क्या होता है। तो रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री का अर्थ होता है पुनः, और सर्च का अर्थ होता है खोजना। ठीक है, क्या हुआ ये? इसका अर्थ हुआ। ठीक है, री का अर्थ हुआ पुनः और सर्च का अर्थ हुआ खोजना। मतलब कि किसी समस्या को हम जब उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर देते हैं, उस समस्या का निराकरण प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। मतलब कि उस समस्या पर बार बार हम सर्च करते उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर लेते हैं। समझ लो हमारे सामने बहुत बारी समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने मन में सोचते रहते हैं कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है, इस समस्या का हल निराकरण कैसे निकल सकता है। कोई भी समस्या हमारे सामने आए दिन रोज हमको देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं? अपने दिमाग में उन समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं। और एक समय आता है कि उन सोच के माध्यम से जो हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे उपाय निकल कर आते हैं, उन्हीं उपायों के माध्यम से हम अपनी समस्या को दूर करने का काम करते हैं। तो हम बार बार उस पर सर्च करते करते उस समस्या का निराकरण प्रस्तुत कर लेते हैं। तो वही कहलाता है आपका रिसर्च कहलाता है, वही कहलाता है आपका क्या? अनुसंधान कहलाता है। आइए हम यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। क्या है परिभाषा इसकी? तो परिभाषा में देखते हैं, एक है व्यक्ति जिनका नाम है जेम्स ड्रेवर। ठीक है, इनका क्या कथन है कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु
किए जाने वाले क्रमबद्ध अध्ययन को ही अनुसंधान कहते हैं। किए जाने वाले क्रमबद्ध अध्ययन को ही अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, तो ये है जेम्स वेबर। इनकी एक परिभाषा है, किसी क्षेत्र विशेष में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु किए जाने वाले क्रमबद्ध अध्ययन को ही अनुसंधान कहते हैं। मतलब कि जब हम कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई नवीन खोज करते हैं, तो वो क्या कहलाया? ज्ञान कहलाया। और हमारे सामने कोई समस्या है, कोई चीज ऐसी आ गई है जिसको हमको साबित करना है, जिसको हमको बताना है कि वो सही है या नहीं सही है, वो कहलाता है सत्यापन। जैसे मान लो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं कि अगर मान लो कि कोई आविष्कार हुआ, कोई नया आविष्कार हुआ, तो वो क्या कहलाया कि हमको नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई, नवीन ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सत्यापन मतलब जैसे मान लो आपके सामने है, पहले ये धारणा थी कि जो है पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य लगाता है। मतलब सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन उसका क्या किया गया? सत्यापन किया गया, उसका खंडन किया गया और सही धारणा प्रस्तुत की गई कि नहीं, जो है सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। तो एक हमको वहां पर सत्यापन के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कैसे कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु किए जाने वाले क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। इस परिभाषा को आप यहाँ पर याद कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, विशेषताएं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा हेडिंग के माध्यम से समझेंगे। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम अनुसंधान जो करने चल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं, जैसे मैंने आपके लिए कहा, आपको बताया कि किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना ही क्या है? अनुसंधान है। तो ऐसे थोड़ी ना कि कोई सी भी समस्या को हम ऐसे ही प्रस्तुत कर देंगे। उसमें क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? वैज्ञानिकता होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? निश्चितता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब अगर ये सब बातें वहाँ पे होंगी तभी वो क्या होगा? अनुसंधान की श्रेणी में आएगा। ऐसे थोड़ी ना कि कोई समस्या आई और मैंने उसको निपटान कर दिया, वो अनुसंधान नहीं माना जाएगा। अनुसंधान उसे ही कहेंगे जिसकी समस्या का समाधान हम वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करते हों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? पहला पढ़ लिख सकते हैं कि अनुसंधान में वैज्ञानिकता समझनी होंगे जहां नियमन सिद्धांत हो। ठीक है, वैज्ञानिकता को महत्व प्रदान किया जाता है। वैज्ञानिकता को महत्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, अनुसंधान में क्रमबद्धता पाई जाती है। और लिखिएगा, अनुसंधान में वस्तुनिष्ठा एवं विश्वसनीयता होती है। और क्या कह सकते हैं हम कि अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों एवं भावनाओं को महत्व नहीं प्रदान किया जाता है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि अनुसंधान की गहराई उसके आंकड़ों पर निर्भर करती है।
उसके आंकड़ों पर निर्भर करती है। तो ये जो विशेषताएं 4-5 विशेषताएं हैं, मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया। मतलब ये है कि इसका जो अनुसंधान का दृष्टिकोण क्या है, कैसे वो अनुसंधान को अनुसंधान की समस्या को सॉल्व करने का काम करता है, मतलब जो समस्या है उसको निपटाने का काम करता है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि उससे क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब हम आपको बताएंगे कि अभी अनुसंधान के जो सोपान है, सोपान की चर्चा करेंगे तो वहां पे आपको क्रमबद्धता के बारे में पता चल जाएगा। वैज्ञानिकता होनी चाहिए। वैज्ञानिकता का मतलब होता है कि वो नियम और सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। कैसे हमको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो सब हमको पता होनी चाहिए, वो कहलाती है वैज्ञानिकता। उसमें वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठा का मतलब होता है कि जो एग्जैक्ट जानकारी देता हो, जो पूरी तरीके से सबको मान्य हो, वही कहलाती है वस्तुनिष्ठा। और विश्वसनीयता का मतलब होता है कि जो ऐसी चीजें जिसको सभी लोग मान्यता प्रदान करते हैं वो कहलाती है विश्वसनीयता कहलाती है। और हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि इसमें व्यक्तिगत पक्षों और भावनाएं से, मान लो कि हम किसी चीज पर अनुसंधान कर रहे हैं और अपनी भावनाएं, अपनी चीजें उसमें नहीं शामिल कर सकते हैं। जो चीजें उसमें वैज्ञानिक तरीके से हैं उसी को हम वहां पर महत्व प्रदान करेंगे। और हमने क्या कहा कि अनुसंधान की गहराई उसके आंकड़ों पर डिपेंड करती है। हम आपको समझाएंगे जब सोपान में कि सोपान के इतने चरण होते हैं, तो सोपान में आप देखेंगे समस्या क्या क्या होती है। वहां पर हम बता रहे हैं अभी जो चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, वो उस पर क्या क्या है। तो जो आंकड़े हम करते हैं, अब आपको हम एक उदाहरण के मदद समझाएंगे। जैसे मान लो आप कोई खाना बनाना चाह रहे हो, तो अगर आप खाना आपका तभी अच्छा बनेगा जब आपके सामने अच्छी सामग्री होगी। ठीक है, अगर अच्छी सामग्री होगी तभी आप तो स्वादिष्ट भोजन बना पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को हम वहाँ और अच्छे से समझने का काम करते हैं। तो ये हुआ आपकी विशेषताएं। ठीक है, इसको आप इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब समझ सकते हैं इसके प्रकार की बात। अनुसंधान के प्रकार, ठीक है, इसके मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक बोलते हैं हम बोलते हैं मौलिक अनुसंधान। क्या है? एक है आपका मौलिक अनुसंधान और दूसरा है आपका व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, एक है मौलिक अनुसंधान, एक है व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, इसको आप बोलते हैं बेसिक रिसर्च। ठीक है, इसको आप लोग बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, ये 2 रिसर्च आपके सामने होते हैं। अब देखिए, इस पे हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे, हालांकि इसको हमको बहुत विस्तार से समझना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम आपको सूक्ष्म रूप में बताना चाहेंगे कि मौलिक अनुसंधान का मतलब होता है कि जिसको हमने मूल रूप से खोजने का काम किया है, वो कहलाता है मौलिक अनुसंधान। और इसमें क्या होता है, जो हमारे सामने व्यवहारिक समस्याएं हैं, जब उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। मान लो यहाँ पर क्या होता है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नवीन ज्ञान की खोज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नवीन ज्ञान की खोज, वो कहलाएगा आपका मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। और इसी को आधार बनाकर जब हम उस पर काम करते हैं तो वो कहलाता है आपका व्यवहारिक, है ना, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको थोड़ा समझना चाहूंगा, इसका हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि अंतरिक्ष के बारे में जब पहले पता चला तो हम कह सकते हैं कि वो क्या था, एक नवीन ज्ञान था। अब उसी अंतरिक्ष पे बार बार क्या हो रहा है, बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, तो उस पर क्या हो रहा है, उसी अंतरिक्ष पे हम बार बार काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब आपके सामने एक बहुत दिलचस्प जो है मैं बताने चल रहा हूं टॉपिक, उसका क्या नाम है, अनुसंधान के सोपान। क्या है, अनुसंधान के सोपान। ठीक है, ये ऑल टाइम आप हमेशा याद रखिएगा,
कि बार बार आपसे पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी पीएचडी का एग्जाम देंगे या सामान्य एग्जाम देते हैं, अनुसंधान के सोपान की चर्चा बारंबार की जाती है और आपको भी अच्छे से आना चाहिए कि अनुसंधान के कितने सोपान। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है हम अनुसंधान करने चलेंगे तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब क्रमबद्धता को आप समझिएगा। जैसे मान लो हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि आप खाना बना रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं पहले पानी डाल दूंगा, फिर तेल डालूंगा, फिर अन्य चीज़ों में सामग्री डालूंगा। उसमें क्या होगा, खाना हमारा सब्जी हमारी तभी अच्छी बनेगी जब उसमें क्रमबद्धता होगी कि तेल डालेंगे, फिर उसके बाद उसके मसाले डालेंगे, फिर उसके बाद अन्य इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने का काम हम करेंगे, तो सब्जी तभी अच्छी बन पाएगी जब क्या होगा कि हमारे सामने हम उसको क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का काम करेंगे। ठीक है, हम आपको सब्जी के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम आपको अनुसंधान के बारे में बता रहे हैं कि कोई काम हमारा तभी सफल होगा जब वो सुनियोजित ढंग से होगा, सही तरीके से होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम अनुसंधान को शुरू से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि वहाँ से कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और कहाँ पे उसको हम अंत करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे विद्वान हुए हैं। एक का नाम है डेविड जे फॉक्स। उन्होंने अनुसंधान के कुल कितने चरण बताए हैं? 17 चरण बताए हैं। एक कोठारी हुए हैं, है ना, उन्होंने कितने बताए हैं? 12 चरण बताए हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। सामान्यतः हम मानते हैं कि अनुसंधान के कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे। बस आपको हम सूक्ष्म रूप से समझाने का काम करेंगे। तो अनुसंधान के कुल 6 चरण होते हैं। पहला आपके सामने होता है समस्या का चयन करना। समस्या का चयन मतलब आपके सामने यदि कोई समस्या होगी तभी क्या होगा, आप उस पर काम कर पाएंगे, तभी आप उस पर काम करेंगे। जब आपके सामने समस्या होगी तो क्या करेंगे, आप परिकल्पना का निर्माण करेंगे, परिकल्पना की बात करेंगे। ठीक है, अगले में क्या कह सकते हैं? परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्रारूप का निर्माण। प्रारूप का निर्माण। अगले चरण में क्या होता है? आंकड़ों का संग्रह। हम अपने आंकड़ों का संग्रह करते हैं। अगले चरण क्या होगा? आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण। और सबसे अंतिम चरण होता है सामान्यीकरण। अब देखिएगा, जितनी भी चीजें हैं ये सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन सब बातों को वो छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से वहां पर पूछ सकता है। तो हम एक करके इन सब बातों को समझने का काम करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हम काम तभी कर पाएंगे किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर, जब वो समस्याग्रस्त होगी। अब उस पर समस्या ही नहीं है तो क्यों हम उसको निपटाने का काम करें? जैसे मान लो कि हम भोजन तभी खाएंगे जब हमको भूख लगी होगी। अगर हमको भूख ही नहीं लगी है तो हम भोजन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। वैसे ही अनुसंधान हम तब करेंगे जब हमारे सामने कोई समस्या होगी। तो सबसे पहला कड़ी क्या हो जाती है? समस्या। अगर समस्या है तभी हम उस पर काम करते हैं। तो ये सामान्य सी बात है, एक समस्या हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि परिकल्पना का निर्माण। अब आपके सामने एक समस्या आ गई, ये परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना है क्या चीज? ठीक है, तो परिकल्पना क्या होती है कि जब हम एक ऐसी कल्पना का निर्माण करते हैं जो हमारी समस्या को दूर करने का काम करे, वो क्या कहलाएगी आपके लिए? परिकल्पना कहलाएगी। मतलब जब हम अपने समस्या का निराकरण प्रस्तुत करते हैं, कहाँ पर? निराकरण दिमाग में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी परिकल्पना कहलाती है। और उसके बाद क्या है? प्रारूप का निर्माण। प्रारूप का मतलब डिजाइन, एक रूपरेखा तैयार करना कि कैसे हम अपने अनुसंधान को करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं आंकड़ों का संग्रह। जैसे मान लो हमको जो भी काम करना है, जो भी अनुसंधान करना है, उससे संबंधित जो भी डाटा है उसको हम कलेक्ट करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद आता है आंकड़ों का विश्लेषण। मतलब कि जो चीजें हमने इकट्ठा कर ली है उसको अब हम उसको हम व्याख्या करने का काम करेंगे। और फिर लास्ट में होता है सामान्यीकरण या निष्कर्ष। फिर जो भी चीजें हुई है वो क्या करेंगे? हम उसको प्रस्तुत करने का काम करेंगे। उसको सामान्यीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन। जब हम वो समस्या सबके सामने, उस समस्या का निराकरण सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका सामान्यीकरण कहलाता है। अब ये बातें आपको ना समझ रही हो तो हम एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि हमारी समस्या है कि हमारे पास घर नहीं है, हमको घर की समस्या है कि बारिश में हमको भीगना पड़ता है ना,
बहुत सारे मौसम में हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो हमको एक चाहिए घर चाहिए, ठीक है। तो उस घर, वो घर क्या हो गई हमारे लिए, घर का ना होना क्या हो गई हमारे लिए एक समस्या हो गई, ठीक है। तो अब हम घर को कैसे बनवाएंगे, कैसे हम पैसा इकट्ठा करेंगे, या पैसा है तो फिर हम उन पैसों का कैसे उपयोग करेंगे, ये सब बातें क्या कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि हम कैसे कैसे इन सब कामों को करेंगे। तो वो क्या कहलाई, परिकल्पना कहलाई। फिर हमने क्या किया, प्रारूप का निर्माण किया। जैसे मान लो कि हमको घर कैसे बनवाना है, हम करवाते हैं ना कि इंजीनियरिंग से अपने घर के डिजाइन बनवाते हैं कि भैया मेरा घर कैसे बनना चाहिए, कैसे कहाँ क्या लोकेटेड, किचन कहाँ रहेगा, वॉशरूम कहाँ रहेगा, या अन्य चीज़ें कहाँ कहाँ अवस्थित रहेंगी, इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करवाते हैं। फिर क्या करते हैं, आंकड़ों का संग्रह, उससे संबंधित जो भी सामग्री चाहिए, कि हमको ईंट चाहिए, रेत चाहिए, है ना, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, सब क्या है, वो आंकड़ों का संग्रह। और फिर हम क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या मतलब कि उसको हम जो चीजें मैंने कलेक्ट किया था अब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि ईंट लग रही है, ईंट के साथ ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट बालू का उपयोग हो रहा है, वो क्या हुआ, उसको विश्लेषण कर दिया। अब मेरा क्या हुआ, विश्लेषण से क्या हुआ कि कहाँ क्या उपयोग होना था, मैंने सबको वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया। और फिर क्या हुआ, हमारा एक निष्कर्ष निकल कर आया। निष्कर्ष क्या निकल कर आया, बताइए, निष्कर्ष ये निकल कर आया कि आपका घर बनकर तैयार हो गया, तो आपकी समस्या का निराकरण हो गया। तो ऐसे ही अनुसंधान में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सामने समस्याएं होती हैं उसको इन क्रमबद्ध तरीके से, अगर इन क्रमबद्ध को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा अनुसंधान जो है वो पूरा नहीं माना जाएगा। हम ऐसे ही किसी समस्या का निराकरण प्रस्तुत कर देंगे तो वो अनुसंधान की श्रेणी में नहीं आएगा। जब तक हम इन चरणों से नहीं गुजरेंगे तो वो अनुसंधान नहीं कहलाएगा। क्लियर इतना? तो ये हुआ अनुसंधान के चरण। ये सब बातें आपको वहां बारंबार देखने को प्राप्त होगी। तो परिकल्पना को ध्यान दीजिएगा कि जब हम अपने मस्तिष्क में किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं तो वो कहलाती है परिकल्पना। यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि आपके एग्जाम में ये चीजें महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी भी समस्या का अपने मस्तिष्क में तार्किक समाधान प्रस्तुत करते हैं तो वह परिकल्पना कहलाता है। अब तार्किक का मतलब हुआ कि हमको अपना घर बनवाना है, हम सोचते जो है कि मेरे पास पैसा है ही नहीं और मैं सोचूं कि अरे मेरा घर तो अंबानी के जैसा होना चाहिए, उतना बड़ा, ठीक है। तो वो क्या है कि वो तार्किक है, क्या न पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मतलब जो चीजें संभव है उसी को हम अपनी परिकल्पना में शामिल करेंगे, उसी के बारे में हम सोचेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, परिकल्पना कहलाएगी। और इसमें एक आता है आपके सामने आंकड़ों की जब संग्रह की बात आती है तो एक शब्द आता है, बारंबार आएगा, वो होता है न्यायदर्श। क्या होता है, न्यायदर्श, जिसको आप लोग और भी शब्द से बोलाते हैं वो है प्रतिदर्श। अब ये न्यायदर्श प्रतिदर्श क्या होता है कि जब हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सामने आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको यह आंकड़ा संग्रह करना है कि किसी भी गांव में जो है वो ग्रेजुएट लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या सभी घर घर जाएंगे, मान लीजिए कि वहाँ 5000 घर हैं और वहाँ हर घर से पूछने जाएंगे कि भैया आप यहाँ कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम उस जनसंख्या में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं, ठीक है। कुछ मतलब 10 घरों को मैंने चुन लिया कि जो इस पूर्व में घर है मैंने उसको चुन लिया, फिर अगले पूर्व में चले गए, फिर अगले पूर्व में चले गए, अगले पूर्व में चले गए और वहां से मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो मतलब एक बड़ी जनसंख्या में से कुछ चीजों को मैंने छांट लिया, तो वही क्या कहलाया हमारे लिए, न्यायदर्श। मतलब वो क्या बन गया, मेरे आंकड़ों का वो एक माध्यम बन जाता है। जैसे मान लो कि अगर आप चावल पका रहे हैं तो क्या पूरे चावल को चेक करते हैं कि भैया पका नहीं पका है, बोलिए, या सब्जी पका रहे हैं तो क्या पूरी आलू को चेक करते हैं पका कि नहीं पका है। आपने किसी एक आलू को उठाया और चेक कर लिया कि अच्छा ये एक आलू पकी, इसका मतलब क्या है, सभी आलू पक गई होगी। तो वैसे क्या होता है कि जब हम अपने आंकड़ों का संग्रह करते हैं तो एक एक जनसंख्या से जाकर नहीं पूछते हैं, उन्हीं जनसंख्या में से कुछ लोगों का चुनाव कर लेते हैं। वही क्या कहलाता है, न्यायदर्श कहलाता है। वही क्या कहलाता है, प्रतिदर्श कहलाता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका अनुसंधान के सोपान, ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले, लिख लिया।
अगला देख लेते हैं अनुसंधान की विधियां। अनुसंधान की विधियां, ठीक है। तो मुख्य रूप से अनुसंधान की 3 विधियां होती हैं। पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान। दूसरा है आपके सामने वर्णनात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। और तीसरा है आपके सामने प्रयोगात्मक अनुसंधान। क्या है? प्रयोगात्मक अनुसंधान, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में, ये बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। जब कभी हम अनुसंधान को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले अन्य परीक्षाओं में भी अनुसंधान की विशेष भूमिका है, तो इसको हम विस्तार पूर्वक अच्छे से एक एक पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है, वर्णनात्मक क्या होता है, प्रयोगात्मक क्या होता है, ये जो पीछे मैंने बताया इन शॉर्ट रूप में, उसको भी एक विस्तारित रूप में समझने का काम करेंगे, क्योंकि अनुसंधान एक बहुत ही गूढ़ विषय है, गूढ़ टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही कठिन होता है। तो इसको हम वहाँ पर जब हम क्लास लेंगे, अन्य क्लास जहाँ पर अनुसंधान को हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताने का काम करेंगे कि अनुसंधान आखिरकार होता क्या है, और उसकी जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको विस्तार से समझाने का काम यहाँ पर करूंगा, ठीक है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान मैं थोड़ा आपको बता दूं, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है कि जब हम किसी भी भूतकाल की समस्या को वर्तमान से जोड़ने का काम करते हैं, तो वो कहलाता है ऐतिहासिक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान, जब वर्तमान की समस्या का निराकरण प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहलाता है वर्णनात्मक अनुसंधान। और हम अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए जब वर्तमान में किसी चीज को खोजते हैं, किसी समस्या का निराकरण प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहलाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो ये आपके सामने 3 अनुसंधान विधियां हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने बहुत सारी अन्य भी चीजें हैं जो यहाँ पर छूट रही हैं, ठीक है। तो उसको मैं अभी इस शॉर्ट वीडियो में नहीं शामिल कर पाऊंगा। एक आपके सामने एक और टॉपिक है जिसको आप सुनेंगे, कहलाती है साहित्यिक चोरी। ये आपके शॉर्ट में प्रश्न आ सकता है, साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई अनुसंधान करने चल रहे हैं, तो अनुसंधान तो मैंने किया, हाँ, अब अनुसंधान करने में क्या आता है, जैसे मान लो किसी टॉपिक पे हम कर रहे हैं, उसी टॉपिक पर मेरा मित्र भी कर रहा है या अन्य कोई और कर रहा है, हमने क्या किया, उसके टॉपिक को चुरा लिया या उसके आंकड़ों को हमने ले लिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, साहित्यिक चोरी। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आती है साहित्यिक चोरी की, तो उसका यूजीसी के गाइडलाइन में एक मानक निर्धारण किया गया है कि अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दंड प्रदान किया जाएगा। तो उसके स्तर को हम देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जब हम अनुसंधान करते हैं तो क्या करते हैं, अनुसंधान में जब हमारा मतलब रिसर्च में जब हमारा नामांकन हो जाता है, तो उसके बाद हम उस पर काम करते हैं, और अंततः नामांकन मतलब जब काम करने के बाद हम अपना रिसर्च मतलब निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, तो निष्कर्ष जब उस गाइड के सामने जाता है, एक बोर्ड के सामने जाता है, उस बोर्ड के सामने उन सब चीज़ों का एक आकलन प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि ऐसा तो नहीं मैंने कि उस पर काम ही ना किया हो और किताबों से उस मैटर को लिख के वहाँ पे प्रस्तुत कर दिया हो, तो अगर ऐसा हमने किया होगा तो हमको दंड प्रदान किया जाएगा। मतलब कि हमारे द्वारा कोई भी मैटर कॉपी किया गया होगा, उसके लिए हमको दंड प्रदान किया जाएगा। तो वो कॉपी का एक स्तर होता है, उसी स्तर को मतलब कि जो अगर हम कॉपी कर नकल कर रहे हैं, उसके स्तर को विभिन्न चरणों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? पहला है आपके सामने शून्य स्तर। क्या है? शून्य स्तर। इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी शोधार्थी 10% से कम, मतलब कि 10% से कम वो नकल किया है, तो 10% से कम उसमें मैटर मिलते हैं, उसको क्या है, कोई सजा का प्रावधान नहीं है ना, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई सजा नहीं, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रथम स्तर। प्रथम स्तर इसमें क्या है, 10 से 40%, 10% से 40%, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको शोधार्थी को 6 माह के अंदर पुनः अपना लेख प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तीसरा है द्वितीय स्तर।
तीसरा है द्वितीय स्तर, इसमें क्या होगा 40% से 60% के बीच। ठीक है, इसमें क्या होगा कि शोधार्थी को 1 वर्ष तक लेख जमा करने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, अगला और अंतिम है तृतीय स्तर। क्या है तृतीय स्तर? इसमें क्या होगा 60% से अधिक। ये क्या है मैं बता रहा हूँ 60% से अधिक, मतलब कि अगर आपके द्वारा जो रिसर्च वो प्रस्तुत किया गया है, लेख प्रस्तुत किया गया है, उसमें अगर नकल की गई हुई सामग्री 10% से कम होगी तो कोई सजा नहीं है। अगर 10 से 40% तक उसमें सामग्री पाई जाएगी तो आपकी जो लेख है उसको 6 माह के अंदर पुनः संशोधित करके जमा करना होगा। अगर 40 से 60 के बीच में है तो आपको 1 वर्ष तक लेख जमा करने से रोका जा सकता है, रोक दिया जाएगा। और 60% से अधिक है तो अब क्या होगा, शोधार्थी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। शोधार्थी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, शोधार्थी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, साहित्यिक चोरी के स्तर है। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थी उसको मैंने आप तक सूक्ष्म रूप से पहुंचाने का काम किया है। हमारी बहुत सी चीज़ें इसमें छूट जा रही हैं, हो सकता है कि आपको कुछ और जिज्ञासा इसमें रही होगी जो मैं ना बता पाया हूँगा। ठीक है, जब हम विस्तार से इस क्लास की चर्चा करेंगे तो वहाँ मैं आपकी एक एक जिज्ञासाओं को शांत करने का काम करूँगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।